प्यारे दोस्तों, सस्नेह नमस्ते। एमबीसी न्यूज शिक्षण संवाद के अंतर्गत आज हम हिंदी संयुक्त पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अधिक अंक पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये देख रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बातें इसलिए उपयोगी है क्योंकि साल भर हमने पढ़ाई की है और चंद दिनों में अगर उसे रिवाइज करते हैं, उसे उपयोग में लाने के लिए अगर हम काम करते हैं तो शायद इस बदलते अभ्यासक्रम और कृति पत्रिका को समझकर अच्छे अंक भी पाने का कार्य हम तरीके से कर सकते हैं। हमें साल भर कोई कठिनाइयां होगी, हमने लेखन कौशल अपनाने के लिए कुछ काम किया होगा, सतर्कता से हमने पाठों को पढ़ने का और समझने का काम भी किया होगा। साल भर हमने सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ाई की होगी। छोटी गलतियां, अशुद्धियां वाक्य के प्रयोग करके देखे होंगे, उसे टालने का काम किया होगा गलतियों को। साथ ही साथ समझदार और मुहावरेदार भाषा का लेखन कैसे करना है ये भी हमने जाना होगा। बच्चों, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों पर मात करते हुए जो आगे बढ़ता है वही अच्छे अंक पा सकता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस परीक्षा के लिए हमें किस तरीके की कृति पत्रिका की ओर देखना होगा। हम जानते हैं संयुक्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक में से 8 और 8 2 इकाइयों में 16 पाठ हैं। हमने पिछले साल कोई बोर्ड की एग्जाम नहीं दी है, इसलिए शायद एसएससी बोर्ड ने हमें सहूलियत दी है 4 पाठों के लिए। पहले इकाई का एक पाठ है 7वां 2 लघु कथाएं और 8वां पाठ है कविता है कर्मवीर। दूसरे इकाई में चौथा पाठ है 2 गजलें और 7वां पाठ है प्रकृति संवाद। इन चारों पाठों की ओर प्रश्नोत्तर लेखन के लिए हमें गौर नहीं करना है। बच्चों याद रहे, लेकिन इसे ओमिट नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ना नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से या फिर निबंध लेखन या पत्र लेखन, कहानी लेखन, इस दृष्टि से ये सभी पाठ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन सभी पाठों को बारीकी से सिर्फ पढ़ने का काम भी करेंगे तो भी व्याकरण के सभी प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही पूछे जाते हैं वो हमें अनायास मिल अंक देकर जाएंगे। एक और बात है, 2 लघु कथाओं में कथाएं हैं। कथा लेखन कैसे होना चाहिए, पदों के आधार पर लेखन कौशल कैसे अपनाना चाहिए, इस दृष्टि से अगर इस पाठ की ओर देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रकृति संवाद के माध्यम से प्रकृति में होने वाले अलग अलग पेड़ों पौधों को हमें दिखाने का कार्य पाठ लेखक ने किया हुआ है। यह लेख निबंध है और इस निबंध के माध्यम से हमें प्रकृति से जुड़ा रखने का कार्य लेखक कर रहे हैं, जो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और इसलिए ये चारों पाठ हम पढ़े जरूर, लेकिन प्रश्न के लिए इसकी ओर गौर न करें। एक और बात है, हमारा पाठ्यक्रम सिर्फ 40 अंक का है और इसलिए इस 40 अंक में किस तरीके के प्रश्नों की ओर हमें गौर करना होगा ये हम देखते हैं। इसमें गद्य लेखन के प्रश्न है 12 मार्क के लिए, पद्य लेखन के प्रश्न है 8 मार्क के लिए, भाषा अध्ययन है 8 मार्क के लिए और रचना विभाग है 12 मार्क के लिए। कुल मिलाकर 40 मार्क का प्रश्न पत्र और बचे हुए 10 अंक है मौखिक परीक्षा के लिए। अब तक आपने इसकी पूरी तैयारी की होगी। बच्चों याद रहे, चंद ही दिनों में हम बोर्ड एग्जाम की ओर बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले मौखिक परीक्षा का कार्य हमने पूरा किया होगा या हम कर रहे होंगे। मौखिक परीक्षा में श्रवण कौशल, भाषण कौशल ये हमें देखना ही होगा, क्योंकि उसके जो अंक है वो हमें पूरे मिलने अपेक्षित है। अगर ये 10 के 10 अंक हमें मिलते हैं, क्योंकि वो स्कूल की ओर से ली जाने वाली परीक्षा है जिसकी तैयारी में आपके अध्यापक ने आपको बहुत सहायता की होगी, तो शायद संभव है कि इस लेखन कौशल में, इस श्रवण कौशल में या भाषण कौशल में आप पूरे अंक पा जाएंगे। अगर ये 10 के 10 अंक मिलते हैं तो 40 में से 32 या 34 मार्क्स पाना बिल्कुल कठिन नहीं है।
क्योंकि संयुक्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपकी परिष्कृत भाषा जिस प्रकार देखी जाती है, वैसे आपके गलतियों की ओर भी गौर किया जाता है। अब गलतियां टालने का काम आप किस बारीकी से करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप पूरे अंक कैसे पा सकते हैं। ये देखिए, इसमें गद्य में 2, 2 और 2 इस प्रकार 6 और 6 12 मार्क्स हमारे लिए हैं। गद्य के जो पाठ हमारे लिए हैं उन सभी पाठों के प्रश्नों को अगर हम बारीकी से लिख कर देखने का काम करेंगे, इसकी गलतियां अनायास कम हो जाएगी। 2 अंक उसमें व्याकरण के लिए हैं और 2 अंक आपकी अपनी अभिव्यक्ति के लिए है। बच्चों याद रहे कि अभिव्यक्ति आपकी समझ, आपका अनुभव और आपका भाषा की ओर देखने का नजरिया कैसे है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ढंग से भाषा को समझकर लिखने का काम करते हैं, ये 2 अंक भी आपको मिल जाएंगे। मतलब 6 और 6 में से 12 में से 10 अंक भी मिले तो भी हमारे लिए काफी है। पद्य विभाग में 4 और 4 सिर्फ 2 ही प्रश्न है, एक आकलन का प्रश्न है और एक अभिव्यक्ति का प्रश्न है। अगर 8 मार्क में से 6 मार्क्स भी आपके हाथ में है तो भी ये हमारे लिए काफी है, क्योंकि पठित पद्यों के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो शायद पाठ्यपुस्तक के बाहर के कभी नहीं पूछे जाते। आकलन के प्रश्नों में, मतलब गद्य और पद्य के आकलन के प्रश्नों में शायद आपकी भाषा की समझ परखी जाएगी। आप कितना शुद्ध लिखते हैं, वाक्य रचना कैसे करते हैं, इसकी ओर गौर किया जाएगा। अगर इसके 1 मार्क भी शुद्ध लेखन की दृष्टि से कट हुए तो भी कोई कठिनाई नहीं, 8 में से 6 अंक तो आपको मिल ही सकते हैं। इस दृष्टि से आप तैयारी करिए। भाषा अध्ययन में अलग अलग हिस्से हैं। व्याकरण की दृष्टि से हमारा पेपर बहुत आसान है, जिसमें 8 अंकों में से मानक वर्तनी मतलब अशुद्धियां टालने के लिए पूछे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानना या सही शब्द बनाना, चुनना, ये दोनों कार्य आपको करने होंगे, जिसके लिए 1 अंक है। 2 अव्यय दिए जाएंगे, जिसमें से 1 अव्यय का या तो वाक्य में प्रयोग करना होगा या फिर दिए हुए वाक्यों में से सही अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखना होगा। अगर अव्यय, चारों अव्यय आप बारीकी से समझ लेते हैं तो ये बहुत आसान है। संधि के लिए 1 प्रश्न होगा, जिसके 2 अलग अलग प्रश्न दिए जाएंगे। संधि जो 3 तरीके की है, तो उस संधि के वाक्यों को समझकर, शब्दों को समझकर लेखन कार्य हमें करना होगा। ये सभी शब्द व्याकरण की दृष्टि से जो है वो पाठ के बाहर के कभी नहीं पूछे जाते, इसलिए विद्यार्थियों याद रहे, पाठ के नीचे दिए हुए सभी शब्दों को रटने का काम करें, बार बार लेखन करके देखें, ताकि उसकी गलतियां कम हो जाएगी और पूरे के पूरे अंक आपको दिए जाएंगे। इन सभी में ऑप्शन के तौर पर आपको 2-2 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से 1 आपको लिखना है। अगर पूरे अंक हमें पाने हैं तो दोनों के दोनों आप लिखते जाइए, ताकि पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। मुहावरे हैं, दिए हुए वाक्यों में उचित मुहावरे का प्रयोग करना या फिर दिए हुए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। इन दोनों में से जो आपको उचित लगता है, जो सही लगता है, उस प्रश्न की ओर बढ़िए और आप लेखन कार्य करिए। काल भेद पूछे जाएंगे, काल परिवर्तन के दृष्टि से उसे पहचानना या परिवर्तन करना, दोनों के लिए 1-1 अंक है। और ये दोनों के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब 1 पहचानने के लिए और 1 परिवर्तन के लिए। आप सभी काम पूरा करें ताकि पूरे अंक मिलेंगे। वाक्य भेद दिए जाते हैं, अर्थ बदलकर या रचना के अनुसार। इन दोनों के लिए 1-1 अंक होता है। रचना के अनुसार 3 भेद है और अर्थ के अनुसार 6 भेद है। इसकी ओर गौर करेंगे और पाठ के ही वाक्यों को परिवर्तित कर देखने का कार्य अगर हम करेंगे तो शायद इसके भी पूरे अंक हमें मिल सकते हैं। याद रहे बच्चों, भाषा अध्ययन में मतलब व्याकरण के लिए 8 अंक हैं और ये 8 के 8 हमें मिलने ही चाहिए। इस तरीके की तैयारी, इस तरीके का कार्य, सराव कार्य आप लगातार करते रहें। रचना विभाग में 3 अलग अलग हिस्से हैं। सबसे पहले पत्र लेखन, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शायद दिए जाएंगे।
आपके लिए जो आसान काम है वो आप करते जाइए, ताकि इसके भी पूरे 4 अंक आपको मिल जाएंगे। बच्चों याद रहे कि पत्र लेखन में दिए हुए विषय के अनुसार सिर्फ उसे ढालने का या रखने का कार्य हमें करना होता है, जिसमें गलतियों की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। सिर्फ वाक्य रचना की ओर ध्यान देना होगा। अगर 5 ही वाक्य लिखने हैं, 5-6 वाक्यों के अनुसार 2 या 3 पैराग्राफ में पत्र लेखन करना है, तो शायद इसके पूरे अंक हमें मिल जाएंगे और इसकी तैयारी भी आप पहले से आसानी से कर सकते हैं। कहानी लेखन, विज्ञापन या गद्य आकलन, इस प्रकार के ऑप्शन के 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे 4 अंक के लिए। अगर कहानी लेखन है तो मद्दों के आधार पर या शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन आपको करना होगा। विज्ञापन है 50 या 60 शब्दों में। विज्ञापन लेखन एक अपनी अलग कला है और उसे बारीकी से चौकोन के साथ या अलग अलग आकारों के साथ पेंसिल से या पेन से बनाकर विज्ञापन बनाइए। उसकी आकर्षकता या मद्देसूद लेखन से आप इसके पूरे अंक पा सकते हैं। गद्य आकलन में दिए हुए पैराग्राफ पर प्रश्न बनाने का कार्य आपको दिया जाता है। अब ये प्रश्न बहुत आसान बनते हैं। बच्चों याद रहे कि पैराग्राफ के एक-एक वाक्य के 2-2 प्रश्न तो कम से कम बन ही सकते हैं। अगर आपके लिए 10 वाक्यों का पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे 2 बार पढ़िए और प्रश्न मन में तैयार करते जाइए। शीर्षक वाला प्रश्न कभी न लिखिए। अगर उन्होंने 4 प्रश्न पूछने का काम किया है, आप 7 या 8 प्रश्न बनाइए। उतना समय अपने पास रखिए और लेखन कार्य पूरा करिए। ये पूरे के पूरे अंक आपको मिल सकते हैं। याद रहे, आपने प्रश्न बनाए हैं तो क्वेश्चन मार्क करना, मतलब प्रश्न चिन्ह लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि वाक्य लेखन के बाद दंड देने का कार्य हिंदी में होता है, लेकिन प्रश्न के लिए प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है। निबंध लेखन अपनी कला या कौशल को दिखाने का कार्य करता है। बच्चों आपके लिए आत्मकथा, वर्णनात्मक, शब्द चित्र, व्यक्तित्व चित्रण वाला या कल्पनात्मक, इस तरीके के कोई भी प्रश्न दिए जा सकते हैं। निबंध लेखन में मेरी राय है कि आप आत्मकथा लेखन करें, जिसमें आप स्वयं वो चीज, वो व्यक्ति, वो हिस्सा बन जाते हैं जिसके लिए आपको लेखन करना है। अगर फटे किताब की आत्मकथा पूछी गई है या फिर फलक की आत्मकथा पूछी गई है, आपके पेन की मतलब कलम की आत्मकथा पूछी गई है, वो चीज, वो वस्तु आप स्वयं बन जाते हैं और मैं से लेखन करना होता है। अब निबंध लेखन में मैं क्या करना चाहता हूं, ये सभी, या मैं कैसे आज तक बना, कैसे मैंने दुनिया को देखना चाहा, इस तरीके के सभी हिस्से उसमें लिखने हैं। लेकिन याद रहे बच्चों, इसमें मृत्यु का उल्लेख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद लेखन कार्य करने वाला कोई भी, मतलब बेजान चीज भी नहीं है, और इसलिए मृत्यु का उसमें उल्लेख नहीं होना चाहिए। मृत्यु तक की बातें या वहां तक पहुंचने वाली बातें हम लिख सकते हैं। जैसे मुरझाए फूल जो है, उस मुरझाए फूल ने अब तक कितनी सुंदर जिंदगी अपनाई है, कितनी सुंदर दुनिया देखी है, इसका पूरा ब्यौरा आप उस फूल की आत्मकथा के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन आज उसकी हालत जो बेकार है, उसके लिए वो किनको जिम्मेदार ठहराता है, ये देखना बहुत आवश्यक है। यहां तक ही लिखिए, और इस प्रकार फूल मर गया ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसका एक वाक्य आपको पूरे अंक काट देने के लिए बहुत काफी है, और इसलिए विद्यार्थियों याद रहे, आत्मकथा में मृत्यु की बात नहीं आएगी। कल्पनात्मक में कल्पना से जुड़ी हुई सभी बातें कोई भी विषय के आधार पर आपको लिखनी होती है। अब दिए हुए विषय के आधार पर कल्पना विस्तार करना, ये आपका कौशल है। उसके लिए भी निबंध लेखन में कम से कम 4 पैराग्राफ होना बहुत आवश्यक है। 4 अंक के लिए आप 1 या सवा पन्ना लिख सकते हैं, और उसमें आपकी भाषा की समझ, परिष्कृतता और भाषा को आपको लिखने का अंदाज, तरीका, वाक्यों की रचना, ये सभी परीक्षक देखते हैं। अब परीक्षक के लिए यह आसान है, क्योंकि आपके पहले वाले पेपर में अभिव्यक्ति के अलावा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो आप
को अच्छे अंक देने के लिए आपकी भाषा की समझ कितनी है ये जानने के लिए उपयोगी होंगे। अब निबंध लेखन एक ही तरीका है और इसलिए निबंध के और गौर करिए और सराव के तौर पर कम से कम दिन में एक निबंध किसी भी भाषा का लिखते जाइए। मैं किसी की भाषा का जानबूझकर कह रही हूँ क्योंकि कविता की पंक्तियां आप किसी भी भाषा की अपने निबंध में उद्धृत कर सकते हैं। इंग्लिश, मराठी, हिंदी या अगर अन्य कोई भाषा आपसे परिचित है तो उसके भी कोटेशंस मोहरेदार भाषा के माध्यम से आप लिख सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन, उसका स्पष्टीकरण उसमें देंगे तो निबंध और बढ़ता जाएगा। अगर शुरुआत आप कविता की पंक्तियों से करते हैं तो और बेहतरीन है, और अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम बीच में कहीं 2 पंक्तियां या कविता पाठ निबंध के अंत में कहीं पंक्तियां लिखेंगे तो भी काफी है। बच्चों, उसके लिए कविता की पंक्तियां रटने की आवश्यकता नहीं। आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं हैं उसका भी उल्लेख आप विषय के अनुसार निबंध में कर सकते हैं। 9वीं कक्षा में भी आपने कविताएं पढ़ी होंगी, उससे पहले भी आपने कविताएं पढ़ी होंगी। देश के आधार पर रटी व रटाई सभी कविताएं आप इसमें उद्धृत कर सकते हैं, जिससे आपका निबंध और अधिक समर्पक, और अधिक अच्छा और अधिक कम लेखन के माध्यम से भी पूरा हुआ दिखाई देगा। याद रहे, कविता की पंक्तियां ये सूचित करती है कि आपको भाषा की समझ है। कविता की पंक्तियां ये भी सूचित करती है कि आपने उसे समझकर लिखने का कार्य किया, विषय के अनुसार उसे रखने का कार्य किया। बच्चों, परीक्षक को आपका एक एक शब्द पढ़ने के लिए बाध्य करना यह आपके लेखन का कौशल होना चाहिए, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आपके पेपर चेक करने वाले सभी परीक्षक बहुत अनुभवी होते हैं। आपके वाक्य के शुरुआत से वो जानते हैं कि आपने किस तरीके की भाषा की समझ रखी है, आपको किस तरीके का लेखन अपेक्षित है। तो ये अगर समझने वाले परीक्षक हैं तो आपके निबंध से वो जान जाएंगे कि आप कितने गहरे पानी में हैं। भाषा हिंदी बहुत आसान है और उसे लिखना भी आसान है, ये आप स्पष्ट करते जाएंगे, आपको अनायास मार्क्स मिलेंगे। अब 40 में से अगर 30-32 मार्क्स हासिल करने हैं तो व्याकरण और वाक्य रचना अशुद्धियां टालकर इसकी ओर अगर गौर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मार्क्स आपको अनायास मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, पहले गद्य के लेखन में 2 और 2 4 मार्क्स, 4 और 4 8 मार्क्स आपके हाथ में है। पद्य में 4 मार्क्स आपके हाथ में है, भाषा अध्ययन में 8 मार्क्स आपके हाथ में है, और रचना विभाग में अगर आधे मार्क भी पकड़े जाएंगे, अशुद्धियां गलतियों के कारण अगर हम उसे छोड़ देते हैं या कहीं हमने ऐसी गलतियां की है जो टाली नहीं जा सकती, तो भी हमें उसके 6 अंक आसानी से मिल जाएंगे। कुल मिलाकर हम 32 के नजदीक पहुंच रहे हैं। विद्यार्थियों, याद रहे, इतने अंक से ज्यादा अंक पाने के लिए अभी हम प्रयास करेंगे। अगर 34 या 36 अंक हमें पाने हैं 40 में से, तो भाषा की परिष्कृतता की ओर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ व्याकरण सराव हमें बार बार करना होगा। सिर्फ पाठ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कैसे बदलती है इसकी ओर गौर करना पड़ेगा। मानव वर्तनी के अनुसार हिंदी में शब्द कैसे लिखे जाते हैं, कैसे लिखे हुए हैं, इसकी ओर गौर करना होगा। मानती हूँ कि पाठ्यपुस्तक में थोड़ी अशुद्धियां हैं, लेकिन फिर भी शुद्ध शब्द लिखने के लिए शब्दों को हम कैसे बोलते हैं उसके अनुसार लेखन कार्य अगर हम करेंगे तो शायद संभव है कि हमें उसके पूरे अंक मिल जाए। कथा लेखन में वाक्य रचना की ओर ध्यान देना होगा। अगर हम भूतकाल में कथा लिखते हैं तो नीचे उतरते उतरते उसे वर्तमान काल तक या भविष्य काल तक पहुंचाने का कार्य कतई न करें। कालों की वाक्य रचना करते समय कालों की ओर ध्यान दे और यह जाने कि हमने एक ही काल में कहानी लिखी है। अब कहानी लेखन हमेशा पुराना ही होता है जिससे हम परिचित होते हैं। इसका मतलब है कि ये भूतकाल वाली बात है तो वाक्य रचना भी उसी प्रकार के लेखन की अपेक्षा है। हाँ, अगर हम आत्मकथा लिख रहे हैं तो आत्मकथा में वर्तमान काल अपेक्षित है। बच्चों, याद रहे,
पहले 2 पैराग्राफ भूतकाल से संबंधित, लेकिन अभी जबकि हम उसे अंतिम हिस्से की ओर आ रहे हैं, वर्तमान काल में लेखन अपेक्षित है। काल की दृष्टि से ये वाक्य रचना आपको काल परिवर्तन के अंक देने में भी काम आने वाली है। एक और बात है कि अलग अलग पर्याय ढूंढकर हमें कौशल का काम अपनाना होगा। चंद मुहावरे, चंद कविता की पंक्तियां अगर हम लिखकर अपने टेबल के नजदीक, अपने कहीं लिखे हुए बोर्ड पर, फलक पर लिख कर रखेंगे, आते जाते उसे निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो शायद संभव है कि हमें ये काम समय के अनुसार समय पर लिखने के लिए काम आ सकता है। पेपर पूरा पढ़ने के बाद विद्यार्थियों याद रहे कि हम कौन सा निबंध लिखने वाले हैं, इसकी ओर गौर करें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके उद्धृत, उसके विषय से संबंधित कविता की पंक्तियां अगर हम पेंसिल से भी पेपर के पिछले पन्नों पर लिखते जाएंगे तो निबंध लिखते समय उसको उद्धृत करने में हमें आसानी होगी। मार्जिन आप बनाते हैं पेपर लिखते समय, मार्जिन में कहीं वो कविता की पंक्तियां लिखकर रखिए, मुहावरे लिखकर रखिए जो आप उस निबंध में, उस कहानी में उद्धृत करना चाहते हैं। इस बार हमें थोड़ा समय ज्यादा दिया हुआ है। लेखन कौशल अपनाने के लिए इसका उपयोग जरूर करिए। अगर 2 घंटे का पेपर हमें उसके लिए और 10 मिनट मिलते हैं तो पेपर पढ़कर देखिए लिखकर होने के बाद, क्योंकि अनायास की हुई गलतियां हम इन 10 मिनटों में पढ़ते समय टाल सकते हैं। अब गलतियां कौन सी होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं। विद्यार्थियों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप बार बार सोचते एक है और लिखते अलग है, और इसीलिए शायद संभव है कि ये गलतियां अनायास हो जाती है, जिसे टालने का काम पढ़ते समय हम कर सकते हैं। तो बच्चों याद रहे कि बार बार अपना लिखा हुआ पढ़कर देखिए, गलतियां टालिए और चलते समय, आते जाते समय इन सभी लिखे हुए हिस्सों को बार बार रटने का काम करिए, ताकि आपका पेपर भाषा की दृष्टि से अधिक सफाईदार, अधिक अच्छा और अधिक सफल रहेगा। हमें अंक मिलने की अपेक्षा है, शुद्धता की ओर गौर करना ही पड़ेगा, और इसीलिए याद रहे कि ये पेपर आपको अच्छे अंक देने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी में अभी से जुट जाइए। इस प्रति पत्रिका को आप कृति पत्रिका में ही बदलिए। उत्तर के अंकदान हमें मिलेंगे ही, इसकी ओर गौर करिए और पेपर पूरा लिखने की कोशिश करिए। कुछ भी हिस्सा छोड़ने का काम मत करिए, ताकि आपके अंक आपको अनायास मिल जाएंगे। परीक्षक को पूरे के पूरे शब्द पढ़ने के लिए बाध्य करिए। इतना कौशल अपनाने का कार्य आप जरूर करेंगे। इसी हिस्से के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप सभी को आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए, इस संयुक्त पाठ्यक्रम लोकवाणी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।